नमस्कार, आप सभी का नॉलेज विंग्स में स्वागत है। मुझे यह बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में डीएड वर्सेस बीएड का मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा था और इसकी सुनवाई लगातार बढ़ रही थी। लेकिन 29 फरवरी 2024 की सुनवाई के दौरान बहुत कुछ ऐसा निकल कर के आया, जिसमें तमाम डीएलएड या डीएड के कैंडिडेट जो होंगे उनको काफ़ी खुशी मिल सकती है और यह बताते हुए मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है कि यह मामला अब और लंबित नहीं होगा और आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि इस दिन सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूरी तरह से दोनों पक्षों को सुनकर, एनालिसिस कर कंक्लूड किया और ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, इसकी एक ऑर्डर कॉपी जो तत्कालिक रूप से 29 तारीख को सुनवाई हुई, उस पर जारी किया गया, जो आपकी स्क्रीन पर है, उस पर देख सकते हैं कि फाइनल हियरिंग जो होती है वो कंप्लीट हो चुकी है और दोनों पक्षों को सुन करके जो मामला है उसको कंक्लूड कर लिया गया है और इसकी जो ऑर्डर होने वाली है उसको रिजर्व कर लिया गया है। ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया, इसका मतलब यह है कि इसको कभी भी आने वाले समय में हफ्ते भर में या 10 दिन में जो है कभी भी ओपन कोर्ट के माध्यम से इसको जारी किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि 10 दिन के भीतर या हफ्ते भर के भीतर जो है जारी हो जाएगा, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जनरली जो हाई कोर्ट का जो मामला होता है उस पर सप्ताह भर के भीतर या 10 दिन के भीतर जो है अगर ऑर्डर रिजर्व किया तो उसको जारी कर दिया जाता है। तो ये मामला जो है निपट गया है, अब सुलझ गया है। तो आप सबको बधाई, शुभकामनाएं, चाहे वो डीएड के कैंडिडेट हो या बीएड के कैंडिडेट हो, क्योंकि मामला जब तक पेंडिंग रहता, जब तक आगे बढ़ते रहता, तब तक ये जो है जो अपॉइंटमेंट हो चुके हैं उनके ऊपर भी तलवार लटक रहे थे। तो उनके लिए भी यह काफी गंभीर विषय था, क्योंकि उनको समझ नहीं आता आने वाली वैकेंसी में क्या करें, उनको तैयारी करनी चाहिए या फिर इधर उनको सेफ फील हो, ऐसा कुछ मामला था। तो इस पर अब जो है फाइनल हियरिंग हो चुकी है और ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। आप सबने उस सुनवाई को लाइव सुना होगा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल होती है वहां से भी आपने लाइव देखा होगा और अलग अलग तमाम चैनलों के माध्यम से भी उस वीडियो को देखा ही होगा। उस सुनवाई के दौरान क्या क्या बातें हुई हैं आप सबने समझ लिया होगा। फिर भी मैं 2-4 बातें हैं जो यहाँ आप लोगों के सामने करूंगा। और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट रमेश सिन्हा ने कुछ बातें कही, उस पर भी मैं आप सबके सामने विचार रखूंगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि चीफ जस्टिस ने अंतिम तौर पर क्या कहा। जब सुनवाई चल रही थी और इसका अंत समय लगभग आने को था, तब उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। The B.Ed qualification is a आप very किधर से हैं? for the interveners only, Your Intervenor, Lordship. हाँ. Yes, in the same petition. Right. Your Lordship, the B.Ed qualification has been a very well recognized course in the field of teaching, Your Lordship. Right. So in particularly this case, this rule may not be retrospectively applied. वो है ना फ्रेज है ना, जहाँ काम आवे सुई वहाँ क्या करे तलवार, वही वाली बात है। चलिए। My lords, very briefly, can I rejoin? I will. जहां काम आवे सुई वहां क्या करे तलवार, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी विशेष कार्य करने के लिए किसी विशेष चीज की आवश्यकता होती है और उसको उसी जगह पर उपयोग किया जा सकता है, उसके अलावा किसी और अन्य चीज को उपयोग नहीं किया जा सकता। ये चीज आप समझ गए होंगे इस कथन के माध्यम से। तो आप समझ चुके होंगे कि ऑर्डर का जो दिशा है वो किधर जा रहा है और नतीजा क्या हो सकता है। इसके अलावा मैं सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मामला था उस पर ऑर्डर आया था, उसी पर बात करूंगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो एडवोकेट थे श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव सर और अदर जो ईशान वर्मा सर हैं और अजय श्रीवास्तव सर जी हैं, इसके अलावा मीनाक्षी अरोड़ा जो जी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी इन पर काफी बातें कही। उस पर हम लोग विचार करेंगे जो कि इस जजमेंट का मुख्य आधार हो सकता है। उसी पर चलते हैं। देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट की पैरा 52, जिसकी जिक्र छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एडवोकेट श्री अनुराग दयाल सर जी कर रहे थे, जिसमें पेडागोजिकल स्किल्स के लिए जो एक्सपेक्ट जो गवर्नमेंट का था उसको डिफाइन कर रहे थे, जिसमें कहा गया था, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि द पेडागोजिकल स्किल्स ऑफ अ टीचर मस्ट बी गिवन अ हाई प्रायोरिटी, बट आवर प्रायोरिटी सीम्स टू बी डिफरेंट। इट इज नॉट टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन बट टू प्रोवाइड मोर जॉब एवेन्यूज टू बी ए ट्रेंड कैंडिडेट्स, एज दिस सीम्स टू बी the only reason for their inclusion in presence of overwhelming evidence that B.Ed course is not suitable course for primary classes। ये बातें देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट की पैरा 52 में साफ साफ लिखी गई थी और ये सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे जिन्होंने यह ऑर्डर लिखवाया था, उन्होंने अपने फाइंडिंग में पाया था, जिसमें कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि पेडागोजिकल स्किल्स जो कि प्राथमिक शिक्षा की हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए, पर यहां सरकार की प्रायोरिटी अधिक से अधिक जॉब देने की है जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नहीं है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ये जो लाइन था वो पैरा 52 में, जो कि देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट जो आया हुआ था उसमें यह बातें लिखी गई थी, जिसमें प्रशिक्षित बीएड उम्मीदवार को इस प्रकार से शामिल करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता। आप इस बात को समझिए, अधिक से अधिक जो जॉब सृजन है सरकार का एक ऐसा दृष्टिकोण था जिसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सही नहीं ठहराया जा सकता। यह बात
सुप्रीम कोर्ट में ये कही गई थी, क्योंकि बीएड पाठ्यक्रम प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने फाइंडिंग में पाया था। तो इसी बात को लेकर के D8 सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई मीनाक्षी अरोड़ा जी ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के D8 काउंसिल श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव जी को रोकने का प्रयास किया और रोका भी। वो शायद कनेक्शन ग्लिच की वजह से पूरी बात नहीं सुन पाई थी और श्री अनुराग दयाल श्रीवास्तव जी को B8 या बैचलर्स की काउंसिल से अपनी बात रख रहे हैं ऐसा समझ करके उनको रोक दिया और शुरू से जो है अपना एक्सप्लेन करने लग गई पैरा 30, 32 एंड उसके बाद फिर फॉलोअप में 52 के साथ। तो ये चीजें थोड़ी सी हुई थी, लेकिन ये थोड़ा सा मिसकनेक्शन की वजह से हुआ था, इसमें और कोई भी विवाद नहीं था। ये जो है पूरी तरह से दोनों एक ही बात को कह रहे थे और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो एडवोकेट अनुराग दयाल श्रीवास्तव जी हैं उन्होंने इस पर काफी अध्ययन भी किया था हमारे साथ, हमने उनके साथ तैयारी भी की थी और इस पर हमने काफी मंथन भी किया था इस पॉइंट्स को लेकर के, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इस पर हमने और विचार भी किया था पहले ही और पहले भी रखने का प्रयास किया था, लेकिन वो मौका हमको मिल नहीं पाया था। खैर, इन तमाम तथ्यों पर बहस के बाद जज ने अंतिम रूप से D8 के काउंसिल की बात को सुनने के बाद अपोज करने वाले B8 के काउंसिल से कुछ क्वेश्चन किए, जिसमें मुख्य क्वेश्चन यह था कि 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद कहीं पास भी अगर B8 को अपॉइंटी बनाया गया हो या अपॉइंटी बनाने के बाद उनकी नौकरी या अपॉइंटमेंट यथावत रखी गई हो तो आप ऐसा डाटा प्रस्तुत कीजिए, हम इस पर विचार करेंगे। जिस पर B8 सीनियर काउंसिल श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी सुप्रीम कोर्ट से जो कि जुड़े हुए थे उन्होंने अलग अलग प्रकार की बात कहने लगे। उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जो कि पूरी तरह से लॉजिकल तौर पर तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये जानकारी के अभाव में ये सारी बातें कही गई थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में पर्याप्त D8 या DLED की कैंडिडेट न होने की बात कही और इस पर छत्तीसगढ़ के जितने भी हजारों स्कूल हैं उनमें शिक्षा व्यवस्था जो है ठप हो जाएगी, प्रभावित होगी, ऐसा उन्होंने तथ्य रखने का प्रयास किया। हमने इसकी तैयारी महीनों पहले ही कर रखी थी, हमको पता था कि ये सारी बातें आ सकती है। हमने विभिन्न RTI के माध्यम से छत्तीसगढ़ में कितने D8 कैंडिडेट हैं और कितने क्वालिफाइड D8 कैंडिडेट हैं इसकी संख्या हमने पहले ही पता कर ली थी, जो कि हमने मीनाक्षी अरोड़ा जी के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पहले ही रख दिया था। इससे पहले ही हमने जो कंपाइलेशन फाइल बनाई हुई थी उस पर हमने इन सारी डाटा को प्रस्तुत कर दिया था, जो कि अभी भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पटल पर रखी हुई है। छत्तीसगढ़ में मैं बताना चाहता हूं कि मोर देन 1,20,000 जो D8 कैंडिडेट है, वैलिड D8 कैंडिडेट, जो कि पिछले 10 साल की बात करूं, पिछले 10 साल में ही 1,20,000 से अधिक D8 या DLED के कैंडिडेट हैं जो कि क्वालिफाइड हैं। उससे पहले की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये आंकड़ा जो है 2012 की बात है, उससे पहले भी D8 और DLED होते थे। सुंदरलाल शर्मा में भी, उसके अलावा SCRT में भी 2007-8 से पहले भी जो है ये D8 और DLED का प्रोग्राम होता था, जिसके डाटा और भी हो सकते हैं। फिलहाल 1,20,000 का डाटा हमने प्रस्तुत किया था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, जो कि क्वालिफाइड थे और इस भर्ती तो क्या आने वाली 2 भर्तियों के लिए भी पर्याप्त हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ये सारी डाटा जो है प्रस्तुत की जा चुकी है। और इसके अलावा हमने और भी RTI लगाए हुए थे, जिसमें ब्रिज कोर्स या अलग ऐसे तमाम तथ्यों पर हमने ऑथेंटिक डाटा जो है कलेक्शन करके रखा था, वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पटल पर अभी हम लोग प्रस्तुत कर चुके थे। यह तमाम बातें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 29 फरवरी 2024 के दौरान निकल करके आई थी, इस पर मैंने संक्षिप्त जानकारी रखने का प्रयास किया। इसके अलावा मैं कुछ और भी महत्वपूर्ण बात आप सबसे शेयर करना चाहूंगा, जो कि इन पिछले 1 हफ्ते के दौरान हमारे साथ घटित हुई है, या कहें पूरे छत्तीसगढ़ के D8 या DLED कैंडिडेट के साथ घटित हुई है। हालांकि हमने इस पर पहले खुल करके बात नहीं कही थी, लेकिन हम इस पर अब खुलकर बात रखेंगे, क्योंकि B8 के कुछ लीडर्स, मैं सबको नहीं बोलता हूं, सारे B8 कैंडिडेट्स को नहीं बोलता हूं, ना ही मैं ऐसा बोलता हूं तो हमारे जो D8 साथी है वो आपके बैचलर्स के साथियों के साथ नफरत करने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी भी B8 के कैंडिडेट से कभी भी नफरत की बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, कुछ B8 के लीडर्स हैं जिन्होंने ऐसा कदम उठाया जो कि बहुत ही निंदनीय है और एक षड्यंत्रकारी जो घटना है वो घटित हुई है। इसको हम लोग आपके सामने शेयर करेंगे। मेरा वीडियो 2 पार्ट में आ रही है। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें केस का जो डेवलपमेंट था, जो 29 तारीख की सुनवाई के दौरान क्या क्या बातें मुख्य तौर पर सामने आई थी, ये उस पर मैंने चर्चा की। इसके अलावा एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जो केस लगे हुए थे उसके एवज में जो B8 कैंडिडेट ने जो षड्यंत्र रचा हुआ था, इसको डिले ऊपर डिले करने के लिए, इसको लंबित करने के लिए, अधिक से अधिक समय तक इसको उलझाए रखने के लिए, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आप उस वीडियो को भी जरूर देखेंगे। वो वीडियो हो सकेगा शाम तक अपलोड हो जाएगा, जिसमें B8 कैंडिडेट अपने ही साथियों को किस प्रकार से धोखा दे रहे थे और 2019 की भर्ती को खुद से छेड़ करके उसको D8 साथियों को कैसे बदनाम कर रहे थे। इस पर मैं पूरे सबूत के साथ, पूरे तथ्यों के साथ आप सबके सामने आऊंगा। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से समझिए और जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो अंतिम निर्णय है उसका इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आपके सामने होगा। आप सबको तब तक के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय श्री राम।